एक राज्य था, खुशहालपुर। वहाँ का राजा बहुत अच्छा, दयालु और अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला था। जितना अच्छा राजा था, उतनी ही अच्छी उसकी रानी भी थी। रानी बहुत पूजा पाठ करती थी। जैसा राज्य का नाम था, उसी तरह की वहाँ की प्रजा भी थी, हमेशा खुशहाल। लेकिन एक दुख सबको था कि राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा ने कई प्रकार के यज्ञ और पूजा आदि भी कराए, पर सबसे निराशा ही हाथ लगी। रानी को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। रानी अपने पेड़ पौधों का छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। अपनी संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी भी रहा करती थी। उसके पास पौधों के अलावा और कोई भी ऐसा कार्य न था जिससे वो अपने दुख को कम कर सके, इसलिए वो उन पेड़ पौधों को ही अपने बच्चों की तरह मानती थी। एक दिन जब वो बहुत दुखी थी और उपवन में बैठकर एक पेड़ के किनारे तेज रो रो के सिर्फ यही बोली जा रही थी, प्रभु, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने मेरे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा। इतने पूजा पाठ यज्ञ न जाने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक संतान का सुख नहीं दिया। प्रभु, मेरी जो भी गलती हो मुझे माफ करिए। मुझे संतान का सुख दीजिए प्रभु। उसी रात रानी को एक सपना आया कि वो एक उपवन में है और वहाँ बहुत सारे सुनहरे पेड़ हैं। तभी वहाँ एक परी आई और उसने रानी से कहा, मैं वन परी हूँ। रानी, मुझे पता है तुम पेड़ पौधों की बहुत रक्षा और उनसे बहुत प्रेम करती हो। इसी कारण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म होगा, जिसकी आंखें सुनहरी होंगी और उसके आते ही तुम्हारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर परी वहां से चली गई और रानी की आंख खुल गई। अच्छा, तो मैं ये सपना देख रही थी। क्या पता ये सपना सच भी हो जाए। मैं इनको जगाकर बताती हूँ। रानी ने राजा को जगाया। अरे क्या हुआ रानी, तुमने इतनी रात में मुझे क्यों जगाया? मुझे अभी एक सपना दिखाई पड़ा। सपने में एक वन परी आई और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि हमारे घर जल्द ही एक सुंदर कन्या का जन्म होगा और उसकी आंखें सुनहरी होंगी। रानी, तुम संतान ना होने के कष्ट में और पेड़ पौधों से अत्यधिक प्यार करने के कारण शायद वहम करने लगी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने दिखाई पड़ रहे हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो अब सो जाओ। जब परमात्मा की इच्छा होगी तब हमें संतान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, हम अपने से सारे प्रयास कर चुके हैं। चलो अब सो जाओ। पर क्या पता ये सपना सच हो जाए। राजा बिना कुछ बोले सो जाता है और रानी भी दुखी होकर लेट जाती है। पर उस रात रानी को नींद नहीं आती। वो मन ही मन ये सोचती रहती है कि भगवान उसका ये सपना सच कर दे। कुछ दिन बाद प्रभु का चमत्कार होता है और 9 महीने बाद रानी को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है, जैसा कि परी ने सपने में कहा था, और उसकी बेटी की आंखें सुनहरी होती हैं। वो अपनी बेटी का नाम सुरमई रखते हैं। धीरे धीरे बालिका बड़ी होती जाती है, जिसके साथ माँ का प्यार तो बढ़ता ही है, लेकिन पिता को बेटी की सुनहरी आंखें पसंद ना होने की वजह से उनका प्यार अपनी पुत्री के लिए ज्यादा नहीं होता। एक दिन बेटी पिता के पास आती है। पिताजी, हमारे राज्य की तरफ कुछ लोग घोड़े से आ रहे हैं। शायद वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। भाग जाओ यहाँ से। हमें फालतू बातें मत बताओ। हमारे राज्य गुप्तचर कहीं भी हमला होने से पहले हमें बता देते हैं। सुरमई वहां से चली जाती है, पर कुछ ही देर बाद दूसरे राज्य की सेना राजा के यहाँ हमला कर देती है। राजा की सेना बड़ी व ताकतवर होने के कारण वो जीत जाते हैं। युद्ध के बाद राजा सुरमई को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि हमारे यहाँ युद्ध होने वाला है? पिताजी, मुझे अपनी आंखों से 24 घंटे का भविष्य दिख जाता है, जिसके कारण मैंने आपको सचेत किया था। बात आई गई हो जाती है, पर सुरमई अपनी इस शक्ति के कारण कई बार राज्य को अनेक परिस्थितियों से बचा लेती है। अब धीरे धीरे राजा उसे पसंद करने लगता है। देखिए, सुरमई अब बड़ी हो रही है, हमें उसके विवाह के लिए सोचना चाहिए। हाँ रानी, तुम ठीक ही कह रही हो। मैं कल ही उसके स्वयंवर के लिए बात करता हूं। सेनापति जी, सुरमई अब बड़ी हो गई है। मैं उसके विवाह के बारे में सोच रहा हूं, तो उसके स्वयंवर का इंतजाम करवाया जाए। जी महाराज, अवश्य। सेनापति धातु वैसे तो राजा का विश्वसनीय होता है,
परंतु समय के साथ साथ उसके मन में भी धूर्तता आ गई थी। उसने सोचा कि यदि मैं अपने बेटे की शादी इस सुरमई से करवा दूं, तो मेरा बेटा यहाँ का राजा बन जाएगा। अपनी पूरी योजना के साथ सेनापति ने स्वयंवर को टालने के लिए जंगल से एक मूर्छित करने वाली जड़ी बूटी लाकर उसे बहुत चतुराई के साथ दूध में मिलाकर राजा को पिला दी, जिस कारण स्वयंवर निलंबित हो जाता है। पिताजी, मुझे लगता है कि इस राज्य में कोई आपका विश्वसनीय पात्र शत्रु है, जिसने आपको कुछ गलत खिलाकर आपकी तबीयत को खराब कर दिया है। बेटा, परंतु ऐसा कौन हो सकता है? मेरे राज्य में तो सभी खुशहाल हैं। मेरी प्रजा, मेरे सारे मंत्री और सेनापति भी। सुरमई थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, पिताजी, आपके सेनापति जी आपके विश्वसनीय नहीं रहे हैं। वो आपके संग चालाकी कर रहे हैं। वो आपका राज्य हड़पना चाहते हैं। नहीं सुरमई, ऐसा नहीं हो सकता है। सेनापति जी हमारे सेनापति होने के साथ साथ एक मित्र भी हैं और हमारी उनसे दोस्ती बचपन से रही है। वो हमारे संग ऐसी धूर्तता नहीं कर सकते हैं। पिताजी, मैं आपको फिर से सचेत कर रही हूँ। आज रात्रि में फिर आपके ऊपर कोई संकट आ सकता है। राजा सुरमई को अपने पास से हटा देता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जरूर खटकती है कि सुरमई जो भी कहती है वो बात सच होती है। वो दुविधा में था। रात के समय राजा को लगता है कि कोई उसके कमरे में घुसा है। वो सचेत हो जाता है और धीरे से अपनी तलवार को पकड़ लेता है। तभी अचानक कमरे में रोशनी होती है। राजा देखता है कि सेनापति उसके ऊपर हमला करने वाला है। तभी सुरमई वहां आकर सेनापति पर हमला कर उसका शस्त्र गिरा देती है। देखा पिताजी, मैंने आपको पहले ही सचेत किया था। तभी राजा सैनिकों को बुलाता है। सेनापति, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सैनिकों, इस सेनापति को कारागार में डाल दो। और सुरमई बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। कुछ दिन बाद सुरमई का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार के साथ हो जाता है और अब दोनों राज्य और उनके लोग सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।